हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जोन पर। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपके लिए रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मनोविज्ञान और साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है और ये मनोविज्ञान का दूसरा टेस्ट है जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो जाइए और अभी लाइव टेस्ट दीजिए। कहाँ पर देना है तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप में देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं, मनोविज्ञान और साइंस दोनों का। तो ये रीट लेवल 2 के लिए है साइंस का तो, और मनोविज्ञान का जो है वो दोनों लेवल के लिए भी यूज़फुल है। तो जाइए और पहले टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में और इनके क्या क्या प्रश्न थे, इन सभी की चर्चा आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। व्यक्ति के जीवन की किस अवस्था को स्वर्णिम काल माना जाता है? व्यक्ति के जीवन की किस अवस्था को स्वर्णिम काल माना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्य अवस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बच्चा दूसरे व्यक्तियों तथा परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके प्रथम बार बोलना सीखता है। यह लगभग कितने आयु में बोलना सीख जाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बोलना सीख जाता है, ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि कितने वर्ष में जो है पहली बार वो शब्द बोला जाता है या कोई विशेष शब्द दे दिया जाता है आपको कि ये शब्द पहली बार कब बोलता है। ऐसा नहीं है कि बोलना कब तक सीख लेता वो, तो बोलना आपके 24 माह तक वो आराम से सीख लेता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पावलो 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये मूल रूप से थे। यानी कि पावलो को 1904 में जो है क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये मूल रूप से मनोविज्ञानी थे या फिर शिक्षा शास्त्री या फिर शरीर क्रिया शास्त्री या लेखक, या इनमें से कोई नहीं। कौन थे ये? तो इनकी अगर बात करें पावलो की, तो ये पावलो मुख्य रूप से शरीर क्रिया शास्त्री था। क्या था? शरीर क्रिया शास्त्री, और इसी क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अधिगम स्थानांतरण का सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे सामान्य और विशिष्ट अंश के सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत आपके किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पर भी मेरे को बता सकते हैं कि इस प्रश्न में ये डाउट है, और यहाँ पर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिविम्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का त्रिविम्य सिद्धांत पूछा, त्रितत्व नहीं, त्रिविम्य सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का त्रिविम्य सिद्धांत है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बालकों 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जो आरटी एक्ट है 2009, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आ गया था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2010 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार में शामिल किया गया है? शिक्षा का जो अधिकार अपने को दिया गया है वो किस अधिकार के तहत दिया गया है, किस मूल अधिकार के तहत दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ये अपने को दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, किस प्रकार के मूल्यांकन में मापन की भूमिका सीखी हुई कुशलता के निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन होती है? मापन की भूमिका है वो सीखी हुई कुशलता के निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन किस प्रकार के मूल्यांकन में होती है, ये आपको बताना। प्रश्न को ध्यान से समझें, समझने के बाद में आंसर दें इसका।
तो यहाँ पर साथियों अगर बात करेंगे तो योगात्मक मूल्यांकन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके जो आपने भूमिका सीखी है, कुशलता का निष्पादन किया है, उसके अंतर्गत इसका अवलोकन है वो किया जाता है। 9वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा निम्न में से क्या किया जाता है? यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, अध्ययन करवाया जाता है क्लास में, वो क्यों करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? अधिगम को निर्देशित किया जाता है, या अनुदेशन दिए जाते हैं, या शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण किया जाता है? तो बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? शिक्षण अधिगम का सरलीकरण यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा विकल्प है जो एक अधिगम त्रिकोण बनता है, उसका भाग कौन सा नहीं है? एक ऐसे डायग्राम आपके टीचर ने बनाकर बताया होगा जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एक चीज कौन सी है जो शामिल यहाँ पर नहीं है? तो सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य, फिर शिक्षण अधिगम अनुभव, और फिर यहाँ पर आ जाता है मूल्यांकन। तो शिक्षण अनुभव है वो इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाने के लिए क्या आवश्यक है? किसी शोध कार्य को आपको क्रियात्मक अनुसंधान में बदलना है तो क्या करना होगा? ठीक है, तो इसमें आपको प्रोग्राम का क्रियान्वयन, अंतिम मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, तो आपको दोनों ही काम करना पड़ेंगे। प्रोग्राम का क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा, अंतिम मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। 12वां प्रश्न है, एक बालक लिखते समय, देखो यहाँ पर हर शब्द महत्वपूर्ण होता है साइकोलॉजी में। एक बालक लिखते समय कठिनाई महसूस करता है तो वह बालक किस प्रकार की अधिगम अशक्तता से ग्रसित है? लिखने से संबंधित अगर आ जाता है तो डिस्ग्राफिया, और अगर गणना से संबंधित आता है तो डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्स्टल संस्थाएं किस प्रकार के बालकों को औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाते हैं? तो यहां पर आपको बोर्स्टल संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? बाल अपराधी बालक होते हैं जो छोटी उम्र में अपराध करना सीख जाते हैं, बाल्यावस्था में भी, उनको इस प्रकार की संस्थाएं बनाई गई है जिन्हें बोर्स्टल संस्थाएं कहते हैं। वो उनको औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देती हैं जिससे वो क्या है, आत्मनिर्भर बन सके, चोरी से दूर हो सके, और कोई और काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं तो उससे दूर हो सके। 14वां प्रश्न आपके सामने है, पिछड़े हुए बालक वे बालक होते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। यानी कि पिछड़े हुए बालकों में 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो पिछड़े हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि निम्न होती है, जीवन में निराश रहते हैं, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये सभी लक्षण उनमें दिखाई देते हैं जो आपके पिछड़े हुए बालक होते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न आपके सामने है, अभिरुचि होती है। अभिरुचि क्या होती है? तो अभिरुचि की अगर बात करें तो अभिरुचि आपके अच्छी आदतों का समूह, व्यावसायिक योग्यताओं या विशेषताओं का समूह, अनुशासनहीनता, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वैयक्तिक योग्यताओं तथा विशेषताओं का योग होती है अभिरुचि। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन तो आत्मनिष्ठ विधि द्वारा भी किया जा सकता है और प्रक्षेपण विधि द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रश्न होमवर्क के रूप में भी देने वाला हूं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। 17वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो यहाँ पर हर शब्द मैं कह रहा हूं ना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल कितने कार्ड होते हैं, ये नहीं पूछा जा रहा कि रंगीन कितने होते हैं,
या फिर कुछ और नहीं, कुल कितने कार्ड होते हैं, तो कुल आपके 31 कार्ड इसमें होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में आपके 31 कार्ड होते हैं, कुल कार्ड। 18वां प्रश्न है, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया, तो वो आपके सिरिल बर्ट और वर्नन के द्वारा किया गया, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं आपको पता होगा बताई गई थी, और उन अवस्थाओं में कौन सी अवस्था इनमें से शामिल नहीं है। तो इसमें अगर बात करें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये उसमें नहीं है। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 20वां प्रश्न है, किस अवस्था में मनुष्य मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहता है। किस अवस्था में? मानसिक परिपक्वता। तो मानसिक परिपक्वता के लिए वो किस अवस्था में ऊंचाइयां छूना चाहता है, तो ज्यादा कौन सी अवस्था में मनुष्य उड़ता है ऊंचाइयां छूने के लिए, तो वो उड़ता है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक किशोर के विचार होते हैं, तो एक किशोर अमूर्त रूप में भी सोचता है, तर्कपूर्ण जवाब भी देता है, तर्क करना भी सीख जाता है, आशावादी प्रकार के विचार भी उसके होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा 21वें में। ठीक। 22वां प्रश्न है, वह तर्क जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तर्क वितर्क किया जाता है किसी विचार पर, तो वो कौन सा तर्क कहलाता है, कौन सा विचार है, तो वो तर्क होता है सादृश्यवाची तर्क। कौन सा? सादृश्यवाची तर्क कहलाता है। 23वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में निम्न में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक विशेष महत्व होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में किस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व होता है, तो वो होता है आपके खेल मैदानों का। सामाजिक विकास में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके किसका होता है? खेल मैदानों का सर्वाधिक विशेष महत्व होता है। 24वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संवेगात्मक विकास हेतु, तो बताइए देखें। तो बाल्यावस्था में अगर बात करें संवेगात्मक विकास की, तो इसमें माता पिता की भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 25वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक सांवेगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम कौन सा है। तो बच्चों के सामाजिक और सांवेगिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण आयाम है वो है आपके स्व, लिंग, नैतिक विकास और सभी। तो बिल्कुल आपका सभी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास की सही क्रम है, यानी कि मानव विकास का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, एक नवजात शिशु में अधिगम होता है। तो नवजात शिशु रट नहीं सकता है और ना ही पाठ्य पुस्तक पढ़ सकता है, तो उसमें गमक क्रियाओं के द्वारा अधिगम होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। तो अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कक्ष का वातावरण भी शांत रखें, बच्चों को अभ्यास भी करवाएं और करके सीखने पर बल भी दिया जाए। तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। 29वां प्रश्न है, जब सीखे हुए ज्ञान को आने वाली परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो वो ज्ञान का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अभी अपन जो सीख रहे हैं उसका प्रयोग आने वाली परीक्षा में करेंगे, तो वो क्या है, अधिगम का स्थानांतरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां और लास्ट प्रश्न है। 5 इसके अलावा प्रश्न है जो मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूं। तो यहां पर अगर बात करें तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण संभव नहीं है, तो यहां पर अगर बात करेंगे अपन तो आपके क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शून्य अधिगम स्थानांतरण आपने सुना होगा, धनात्मक भी सुना होगा, ऋणात्मक भी सुना होगा। तो इसमें से दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई नहीं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये तो था आपके दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन साइकोलॉजी के। अब आगे के जो 5 प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। आप इसका आंसर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आप मेरे को है जो टेलीग्राम पर भी इनका आंसर बता सकते हैं। ये प्रश्न है जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और तो और कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो ये 32वां हो गया, ये 33वां प्रश्न है, और ये 34वां प्रश्न है, और ये 35वां प्रश्न है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपके लिए आपके होमवर्क के रूप में है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिएगा। ठीक है, आने की और मजबूत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले साइंस के वीडियो में। थैंक यू सो मच।